गुड मॉर्निंग +2 बच्चों, कैसे हो? गुड गुड। सो बच्चों, दिस इज अवर 19th लेक्चर और जो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल शुरू कर रखा है, इसका ये 5th लेक्चर है एंड दिस विल बी द लास्ट लेक्चर ऑफ दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। सो बच्चों, जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में कहा था कि आपने कि पुराना लेक्चर जरूर अच्छी तरह से पढ़कर आना है। उसकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो अपने मेरे साथ डिस्कस करनी है कि हमें ये मैथमेटिकल स्टेप नहीं समझ में आया, ये चीज़ नहीं क्लियर हुई, ये चीज़ें आपने सबने, और साथ के साथ अब आपको सबको ये मॉड्यूल मिल गया है। इस मॉड्यूल में आपके पास सारे हर टॉपिक वाइज सबके न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम दी हुई हैं और सबकी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए हुए हैं, थ्योरी दी हुई है। तो आपने ये सब साथ के साथ करते जाना है और मेरे साथ डिस्कस करते जाना है। वैसे मैं भी आपके साथ जितनी भी प्रॉब्लम है वो सारा डिस्कस कर रहा हूँ। सो बच्चों, जैसे मैंने आपको बताया है कि ये सारी मेरी क्लासेस इस राष्ट्र के कोरोना वॉरियर्स को समर्पित हैं, इस राष्ट्र को समर्पित हैं और पीएम केयर फंड को समर्पित हैं। तो आज हम अपना इस 19th लेक्चर का नया टॉपिक, जो लास्ट टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में हमारे पास रहा हुआ है, इसको डिस्कस करने से पहले हम सब बड़े प्यार से शांति पाठ करेंगे। ओम द्यो शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषध्या शांति वनस्पति शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्मा शांति सर्व शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांति रेधि। ओम शांति शांति शांति। सो बच्चों, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। मैंने क्या कहा था कि इट इज सिंपली द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सोर्स चार्ज। और फिर मैंने क्या कहा था, लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी माइनस ई वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, दिस आल्सो गिव द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। और इसको मैंने इवेल्युएट भी कर दिया था, ई वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर को फ्रॉम R1 वेक्टर टू R2 वेक्टर। जब इवेल्युएट किया था तो ये हमारे पास क्या आ गया था, के क्यू इंटू 1/R2 माइनस 1/R1 दैट इज इक्वल टू क्या आ गया था, VB माइनस VA आ गया था। कि लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहां से मैंने कहा था कि कभी भी आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में वर्क डन निकालना है, इफ ए चार्ज मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, तो आप क्या करिए, जैसे मैंने क्या कहा था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज व्हेन इट मूव्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सोर्स चार्ज। तो आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस क्या था, वर्क डन अपॉन चार्ज, मींस वर्क डन इज इक्वल टू क्या गया था, दैट इज इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो आपको कहा था कि कोई भी आपके पास प्रॉब्लम आ जाती है तो आप क्या करो, जिन दो पॉइंट्स के बीच में चार्ज मूव कर रहा है उन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर लीजिए, मल्टीप्लाई बाय दैट चार्ज कर लीजिए, जो चार्ज आपके पास मूव कर रहा है तो आपके पास वर्क डन आ जाएगा। इसके लिए मैंने आपको दो एग्जांपल्स भी कराई थी कि आपके पास एक स्क्वायर के ऊपर 4 चार्जेस प्लस क्यू माइनस क्यू एंड माइनस क्यू पड़े हुए हैं, ए बी सी डी आपके पास स्क्वायर है, ई एफ जी एच उनके क्या है, मिड पॉइंट्स ऑफ द ईस्ट साइड ऑफ द स्क्वायर है, ओ इसका सेंटर है। तो अगर एक चार्ज स्क्वायर के किसी भी साइड से मिड पॉइंट से सेंटर की तरफ मूव करता है तो हाउ मच वर्क इज डन। तो मैंने इसे कैसे डील किया था कि जिन दो पॉइंट्स के बीच में वो चार्ज मूव कर रहा है उन दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर लिया था, मल्टीप्लाई बाय दैट चार्ज कर दिया था जो मूव कर रहा है, तो वहां से मैंने वर्क डन कैलकुलेट किया था। एक मैंने आपके साथ ये प्रॉब्लम डिस्कस की थी। सेकंड प्रॉब्लम मैंने जो डिस्कस की थी आपके पास कि दो हमारे पास रिंग्स हैं, रिंग्स के ऊपर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हैं
और उन रिंग्स के सेंटर जो हैं दे आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। अगर एक इलेक्ट्रॉन रिंग के एक सेंटर से दूसरे सेंटर की तरफ मूव करता है, रिंग के दूसरे सेंटर की तरफ मूव करता है, तो हाउ मच वर्क इज डन, उसे भी मैंने कैसे कैलकुलेट किया था कि उन दोनों सेंटर्स के बीच में हमने पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर लिया था और मल्टीप्लाई बाय दैट इलेक्ट्रॉन कर लिया था जो आपके पास मूव कर रहा है, तो आपके पास वर्क डन कैलकुलेट हो गया था। और यहाँ पे मैंने ये भी कहा था कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज ए यूनिट ऑफ एनर्जी दैट इज 1.6 into 10⁻19 जूल। तो इसको भी मैंने क्या कहा था, इट इज नथिंग कि इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन व्हेन वन इलेक्ट्रॉनिक चार्ज मूव्स अंडर द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 volt, that is the, in that case amount of work done is 1.6 into 10⁻19 joule। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू क्या गया था, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन क्या है, 1.6 into 10⁻19 कूलम, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, आपके पास 1 वोल्ट है, तो आपके पास 1.6 into 10⁻19 जूल आ गया। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज, दिस इज आल्सो इटसेल्फ इज वेरी इंपॉर्टेंट, 1 electron volt is 1.6 into 10⁻19 जूल। 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है 1.6 into 10⁻13 जूल होता है। जस्ट रिमेंबर इट। एंड और इसके साथ मैंने कहा था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो है इट इज ए कंजर्वेटिव इन नेचर। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है कंजर्वेटिव नेचर की है। इसको भी मैंने कैसे प्रूव किया था कि क्या कहा था कि आपके पास जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में एक चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ मूव करता है तो उसमें जो वर्क डन होता है, वर्क डन होगा दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ आएगा। तो ये मैंने प्रूव कर दिया था। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट्स के बीच में क्या आ गया, वो दैट इज के क्यू इंटू 1/r2 माइनस 1/r1, और जो चार्ज मूव कर रहा है उसके लिए वर्क डन क्या आ जाएगा, के क्यू नॉट इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। तो ये रिजल्ट शो करता है कि दिस वर्क डन इज नॉट डिपेंडिंग अपॉन कि आपके पास चार्ज किधर से किधर जा रहा है, दैट इज ओनली डिपेंडिंग कि किन दो पॉइंट्स के बीच में मूव कर रहा है। इट इज नॉट डिपेंडिंग अपॉन कि व्हाट टाइप ऑफ द पाथ अडॉप्टेड बाय द चार्ज। तो इसलिए मैंने क्या कह दिया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो है कंजर्वेटिव नेचर की है, क्योंकि इसमें जो वर्क डन है इट इज नॉट डिपेंडिंग अपॉन द पाथ, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ। और सेकेंडली मैंने यहाँ पे प्रूव कर दिया था कि जब आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में एक चार्ज क्लोज पाथ में मूव करता है तो उस केस में वर्क डन क्या आता है, जीरो आता है। तो जब कभी भी किसी भी फील्ड में वर्क डन इन ए क्लोज पाथ जीरो हो तो वो फील्ड क्या होती है, वो फोर्स क्या होती है, जिस फोर्स के कारण वर्क डन हुआ है वो फोर्स क्या होती है, कंजर्वेटिव नेचर की है। तो दो चीजें हमारे पास यहाँ पे प्रूव होगी, एक तो वर्क डन इन ए क्लोज पाथ जीरो हो गया, एक वर्क डन क्या आ गया, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ आ गया, जिससे हमने क्या कह दिया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो है आपके पास कंजर्वेटिव नेचर की है। क्लियर? अब आपके पास इसमें उसके बाद मैंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और पोटेंशियल में रिलेशन बताया था। क्या कहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है नेगेटिव टाइम्स ऑफ द पोटेंशियल ग्रेडियंट है। E इज इक्वल टू क्या है, माइनस dV/dr है। सिंपल मैंने इसको प्रूव कर दिया था। पोटेंशियल ड्यू टू ए चार्ज V इज इक्वल टू क्या होता है, k/r होता है। जब आपको इसको डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू r तो ये क्या बन जाएगा, दिस बिकम्स माइनस k/r²। तो आपके पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, k/r² क्या है, दिस इज कैपिटल E, तो आपके पास E क्या आ गया, माइनस dV/dr। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। तो और मैंने क्या कहा था कि E वेक्टर क्या होता है, दैट इज इक्वल टू माइनस डेल वेक्टर इंटू V। E वेक्टर क्या होता है, दिस इज इक्वल टू माइनस डेल वेक्टर इंटू V। डेल वेक्टर को मैंने क्या कहा था कि दिस इज करली अपॉन करली x i कैप प्लस करली अपॉन करली y j कैप प्लस करली अपॉन करली z k कैप, दैट इज इक्वल टू, दैट इज द डेल वेक्टर, दैट इज द पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x y एंड z है। करली बाय करली x को मैंने क्या कहा, दिस इज कॉल्ड पार्शियल डिफरेंशिएशन। और वहां से क्या कह दिया था कि अगर किसी चार्ज के कारण स्पेस में पोटेंशियल एग्जिस्ट कर रहा है तो वहां पे उस स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड के तीन कंपोनेंट्स होंगे, वन इज अलोंग x एक्सिस, अनदर इज अलोंग y एक्सिस एंड थर्ड वन इज अलोंग z एक्सिस।
अलोंग एक्स एक्सिस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आएगी, ई एक्स इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी एक्स, ई वाई क्या होगा माइनस डी वी अपॉन डी वाई, ई जेड क्या होगा दैट इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी जेड। इसके लिए इसके ऊपर मैंने आपको एक प्रॉब्लम भी कराई थी कि जैसे मैंने क्या कह दिया था कि पोटेंशियल V इज इक्वल टू क्या है एक्स स्क्वायर वाई इंटू जेड है, तो हमने दिस इज द पोटेंशियल इन स्पेस ड्यू टू ए चार्ज, तो इसके कारण हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली थी। कैसे कैलकुलेट कर लिया था, पहले V को x के साथ डिफरेंशिएट कर दिया, फिर V को y के साथ डिफरेंशिएट कर दिया, फिर V को z के साथ डिफरेंशिएट कर दिया, तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अलोंग x एक्सिस y एक्सिस एंड z एक्सिस आ गई थी। लेकिन यहाँ पे मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताई थी लास्ट लेक्चर में, जब भी आप डिफरेंशिएट कर रहे हो, पार्शियल डिफरेंशिएशन ले रहे हो, अगर आप x के साथ पार्शियल डिफरेंशिएशन ले रहे हो तो इट मीन दैट वहां पे y और z क्या कांस्टेंट है। जब y के साथ डिफरेंशिएट कर रहे हो तो उस केस में x और z क्या है कांस्टेंट है, जब आप z के साथ डिफरेंशिएट कर रहे हो तो उस केस में x और y क्या है कांस्टेंट है। क्लियर। तो यहाँ पे जो ये ऐसे एक्सप्रेशन में मैंने ये भी आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताई थी कि E इज इक्वल टू क्या माइनस dv by dr, ए नेगेटिव साइन इंप्लाइज दैट कि डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ऑलवेज टुवर्ड द डिक्रीजिंग पोटेंशियल होती है, कि जिस तरफ पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है उस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है। लास्ट हमारे पास इसमें एक टॉपिक है इस इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में, दैट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस। वर्ड से ही क्लियर है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। What do you mean by equipotential surface? Equi means same, potential means potential, same potential. Locus of all such points where the potential remains same are known as equipotential surface. Locus of all such points, उन सभी points का locus जहां जहां potential same है उसको हम क्या कहेंगे, equipotential surface कहेंगे। अगर आपके पास कोई पॉइंट चार्ज है, दिस इज एनी पॉइंट चार्ज, ठीक हो गया, इस पॉइंट चार्ज के ऊपर हम एक r डिस्टेंस, अब ये एक r डिस्टेंस के ऊपर एक पॉइंट ले लें, एक दूसरा पॉइंट ले लें, दिस इज a पॉइंट, दिस इज b पॉइंट, दिस इज c पॉइंट, दिस इज d पॉइंट, ये सभी पॉइंट्स क्या हैं r डिस्टेंस के ऊपर है। तो मींस इस लोकस को हम क्या कहेंगे, दिस लोकस, दिस इज कॉल्ड, ये क्या होगा आपके पास, व्हाट इज दिस इज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये आपके पास क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है। और ये जो लाइंस होंगी ये क्या है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है, दीज आर द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। क्लियर। सो ये आपके पास ये डॉटेड लाइन से जो ड्रॉ किया है, व्हाट इज दिस इज द इक्विपोटेंशियल surface. Clear? So locus of all such points where the potential remains same are known as equipotential surface. तो रिमेंबर बच्चों, अगर आपके पास पॉइंट चार्ज है तो क्वेश्चन फर्स्ट पहला ही क्वेश्चन आ जाता है कि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की शेप क्या होगी। तो आपके पास शेप ऑफ द इक्विपोटेंशियल सरफेस डिपेंडिंग अपॉन आपके पास इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कैसी हैं, और इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कैसी हैं ये डिपेंड्स अपॉन सिस्टम ऑफ चार्जेस कैसे है। अगर आपके पास पॉइंट चार्ज है तो पॉइंट चार्ज के कारण इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होंगे, कंसेंट्रिक स्फेरिकल स्फीयर्स होंगे, शेल्स होंगे। इस तरह से आपके पास ये पॉइंट चार्ज है, इस पॉइंट चार्ज के कारण ये आपके पास इक्विपोटेंशियल सरफेस आ जाएंगे। These are the equipotential surface. Clear? आपके पास अगर इस तरह से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिस इज ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर आपके पास ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो आपके पास इक्विपोटेंशियल जो सरफेसेस जाएंगे वो इस तरह से प्लेन्स आ जाएंगे, लाइक दिस, ऐसे प्लेन्स। These are the planes, ये जो प्लेन्स हैं ये आपके पास क्या होंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस होंगे। क्लियर। अभी मैं इनको डॉटेड लाइन से बना रहा हूं, अभी इनका सिग्निफिकेंस बताऊंगा कि व्हाई आई एम मेकिंग इट विद ए डॉटेड लाइन। अगर आपके पास सपोज कर लो कि ये आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है और ये आपके पास क्या एक नेगेटिव चार्ज है और ये आपके पास इलेक्ट्रिक डाइपोल है, और आपको पता है
कि these are the electric lines of force due to this dipole, they starts from positive charge, they are ending at negative charge। इस तरह से हमारे पास ये इसकी क्या होती हैं, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स होती हैं। These are the electric lines of force due to this, ये आपके पास क्या है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स हैं, किसके कारण, ड्यू टू दिस डाइपोल। और अब इसके जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होंगे, these are the इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये डॉटेड लाइन से जो मैं ड्रा कर रहा हूं ऐसे, ये आपके पास क्या है, इक्विपोटेंशियल है। ये डॉटेड लाइन से मैंने जो ड्रॉ किए हैं, दीज आर द इक्विपोटेंशियल सरफेस। अगर दोनों सिमिलर चार्जेस में है, थोड़ा सा डिफरेंस उनमें आ जाएगा, वो आपके पास यहां से यहां पे एक दूसरे में डिस्टेंस कम होता जाएगा, पॉइंट यहां पे बीच में होगा जहां पे देयर इज नो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। क्लियर? तो मींस लोकस ऑफ मींस वो लोकस की शेप, तो दो चीजें तो आपको याद रखनी होंगी। पॉइंट चार्ज के कारण शेप ऑफ द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस विल बी स्फेरिकल, कंसेंट्रिक स्फीयर्स। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्या होंगे, प्लेन्स होंगे। अगर आपके पास एक डाइपोल है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, तो उसके कारण जो इक्विपोटेंशियल सरफेस की शेप है उसे हम डम बेल शेप कहते हैं। बट इट इज कॉल्ड, ये डम बेल शेप बन जाती है। अब देखिए वर्ड से बड़ा क्लियर है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस मींस, मैंने कहा भी क्या है, लोकस ऑफ ऑल सच पॉइंट्स वेयर पोटेंशियल रिमेन्स सेम। तो आपके पास उन सरफेसेस को हमने क्या कॉल किया है, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कॉल किया है। तो फ्रॉम हियर वी कैन से, पहली प्रॉपर्टी हम कह सकते हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर अगर एक चार्ज वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट मूव करता है ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस, उस केस में वर्क डन क्या होगा, जीरो होगा। तो फर्स्ट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वर्क डन ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस विल बी इक्वल टू जीरो। रीजन बीइंग, वर्क डन क्या है, वर्क डन किसके बराबर होता है, वर्क डन होता है दैट इज चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, आपके पास जीरो है, देयरफॉर वर्क डन ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर कोई भी चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ मूव करेगा तो उस केस में वर्क डन क्या होगा, आपके पास जीरो आ जाएगा। सेकंड प्रॉपर्टी, अब इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, जीरो है। इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है। इट मींस दैट लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगा, जीरो होगा। और ईडीआर फॉर इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगा, जीरो होगा। दिस रिजल्ट इन ई वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर क्या होगा, जीरो होगा। दिस रिजल्ट इंप्लाई दैट ई वेक्टर क्या होगा, परपेंडिकुलर टू डीएल वेक्टर होगा। तो आपके पास इट इज वेरी वेरी क्लियर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्या होंगे, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मैंने अभी पीछे कहा था कि मैं ये डॉटेड लाइन से इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्यों ड्रा कर रहा हूं, रीजन बीइंग कि वो डॉटेड लाइन जो है, जैसे मैंने कहा कि आपके पास ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो दिस इज ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ऐसे प्लेन जाएंगे, ये देखो दिस इज ऐसे प्लेन जाएंगे। ये प्लेन्स, अगर ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इस बोर्ड के प्लेन में एग्जिस्ट कर रही है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस इस जो प्लेन एग्जिस्ट होंगे इस बोर्ड के परपेंडिकुलर होंगे। जो आपके पास प्लेन्स एग्जिस्ट होंगे दे आर परपेंडिकुलर टू दिस बोर्ड। तो ये आपके पास, इसलिए मैंने इन इक्विपोटेंशियल सरफेसेस को डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया था। दिस इज द इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्लियर? नेक्स्ट आपको मैंने नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसकी क्या है, दिस इज द सेकंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी इसकी क्या है, अब देखिए
इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के लिए आपके पास क्या होगा, ई क्या है आपके पास माइनस dv बाई dr है। अगर आपके पास दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं, डिफरेंट पोटेंशियल्स के हैं, उनके लिए dv क्या होगा, कांस्टेंट होगा। उनके लिए dv क्या होगा, एक आपके पास नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, दूसरा ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है। इस पॉइंट ए और पॉइंट बी के ऊपर यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो आपके पास क्या कह रहा है, ये जो दो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच में क्या है, dr है। फॉर इस पोटेंशियल डिफरेंस के लिए अगर आपके पास यहां पे dr की वैल्यू इंक्रीज करती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू डिक्रीज करती है, dr की वैल्यू डिक्रीज करती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इंक्रीज करती है। तो हम क्या कहेंगे, जो dr है, dr is what is here dr, that is the distance between two equipotential surface। from here what we will say कि dr जो है inversely proportional to electric field intensity है। तो मींस अगर स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इंक्रीज करती है तो डिस्टेंस बिटवीन द टू इक्विपोटेंशियल सरफेस वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। जहां पे स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है वहां पे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस एक दूसरे के नजदीक आ जाएंगे, और जहां पे स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती जाएगी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या करेगा, बढ़ता जाएगा। क्लियर, दिस इज द नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, फोर्थ प्रॉपर्टी, कि कोई भी दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस जो हैं आपस में कट नहीं कर सकते। टू डिफरेंट इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन नेवर कट विद ईच अदर। रीजन बीइंग कि अगर आपके पास दो डिफरेंट इक्विपोटेंशियल सरफेस कट करते हैं तो उस केस में क्या होता है, आपके पास एक ही पॉइंट के ऊपर दो डिफरेंट पोटेंशियल क्रिएट हो जाते हैं, एक ही पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाते हैं, और साथ में एक ही पॉइंट के ऊपर दो डिफरेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज क्रिएट हो जाती हैं, जो कि हमारे पास पॉसिबल नहीं है। सो वी कैन से तो टू डिफरेंट इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैन नेवर कट विद ईच अदर। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज। पहली प्रॉपर्टी क्या बता दिया, तो वो तो है ही है कि पोटेंशियल डिफरेंस ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगा, जीरो होगा। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, एज पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है तो आपके पास वर्क डन ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगा, जीरो होगा। व्हेन ए चार्ज मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस, उस केस में वर्क डन क्या होगा, जीरो होगा। थर्ड प्रॉपर्टी मैंने क्या बताई है कि आपके पास एज पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, therefore line integral of electric field energy for the equipotential surface क्या होगा, जीरो होगा। क्यों, क्योंकि लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी क्या देता है, पोटेंशियल डिफरेंस देता है। फोर्थ प्रॉपर्टी मैंने भी क्या बता दिया, एज लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी जीरो, दैट रिजल्ट इंप्लाई दैट इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी। जिस प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एग्जिस्ट कर रही है वो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्या होंगे, उस प्लेन के परपेंडिकुलर होंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया है कि दो डिफरेंट इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन नेवर कट विद ईच अदर। क्या कहा है, इसका कारण क्या बताया है मैंने कि इफ दे आर कटिंग विद ईच अदर एट वन पॉइंट वी आर गेटिंग टू डिफरेंट पोटेंशियल एट वन पॉइंट, दो डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस एक ही पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं हो सकता, और सेकेंडली एक पॉइंट के ऊपर दो डिफरेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज भी नहीं आ सकती। लास्ट प्रॉपर्टी मैंने क्या बताया है कि जहां पे स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी वहां पे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस एक दूसरे के काफी क्लोज होंगे, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होगी वहां पे डिस्टेंस बिटवीन द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्या होगा, ज्यादा होगा। इसको मैंने कैसे एक्सप्लेन किया, E इज इक्वल टू क्या है, माइनस dv बाई dr है। दिस रिजल्ट इंप्लाई दैट dr जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू E है, तो E बढ़ेगा तो dr कम होगा, E कम होगा तो dr इंक्रीज करेगा। dr क्या है, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू इक्विपोटेंशियल सरफेस है। E क्या है, आपके पास स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। और मैंने आपको क्या कह दिया कि किसी भी पॉइंट चार्ज के कारण जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होते हैं दीज आर द कंसेंट्रिक स्फेरिकल शेल्स हैं, और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्या हैं, दीज आर द प्लेन्स
और इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इक्विपोटेंशियल सरफेस की शेप क्या है, डम्बेल शेप है। सो दिस इज बच्चों, दिस इज अबाउट द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो इस तरह से मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक के आपको क्या कहा था पहले दिन कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने स्टेशनरी चार्ज को डिस्कस करना है। जब हम स्टेशनरी चार्ज को डिस्कस कर रहे हैं तो हम इसको 5 पार्ट्स में डिस्कस कर रहे हैं। पहला पार्ट हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक का कूलम्ब्स लॉ है जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं। दूसरा पार्ट हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसको कि हम डिस्कस कर चुके हैं। थर्ड जो पार्ट था हमारे पास वो गॉसेस लॉ था, उसको भी हम डिस्कस कर चुके हैं। फोर्थ पार्ट जो है हमारा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है, वो भी आज हमारा